हे गाइस, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं दानिश फराज आपके लिए एक बार फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, खासतौर से एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी एग्जाम्स के लिए, जहां पे हम आज आपके साथ बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। वो क्विक रिवीजन होगा, ठीक है। हम देखेंगे 2 से 3 पार्ट ऐसे वीडियोस बनाऊंगा मैं, जो आपको क्विक मॉडर्न हिस्ट्री का रिवाइज आप कर पाए यहाँ पे, ठीक है। तो आइए हमारा देखते हैं कि ये मॉडर्न हिस्ट्री कहां से स्टार्ट होता है बेसिकली, और उसका कुछ बैकग्राउंड्स क्या है, यूपीएससी में जो जो डिमांड है कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस का, उस पर हम लोग बात करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, तो हम आपके सामने एक टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे ये टाइमलाइन कुछ यूं है, दिस इज फ्रॉम 1707, ओके, दिस इज 1857 एंड दिस इज 1947, ठीक है। तो हम आपको कैसे पढ़ाएंगे, दिस इज सीजन 1 ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री, या हम ये कहेंगे कि इंग्लिश का सीजन 1 है। क्यों इंग्लिश का सीजन 1 है? क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी कि 1600 में, अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करता हूं इस तरफ, 1600 में हमारे पास इंग्लिश आते हैं इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टेन्योर है ना, वो यहां पे आके एंड हो जाता है। और जब ये यहां पे एंड होता है, अब यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे हो रहा है ग्रेट रिवॉल्ट, एक बड़ा सा विद्रोह हो रहा है 1857 का, ठीक है। और इसके बाद जो होता है, ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट अपने हाथ में मामला को ले लेते हैं, ठीक है। सो एंड दिस सेक्शन इज बेसिकली योर सीजन 2, दिस सेक्शन इज बेसिकली योर सीजन 2, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इस सीजन 1 में हम कितने पार्ट में डील करते हैं। आई एम ट्राइंग टू कट वेरी शॉर्ट इन ए वेरी ब्रीफ मैनर, ओके। सो क्या है ये 1600 1707 ही क्यों मैं डाला हूं? सबसे पहले इस चीज को याद रखते हैं हम लोग। हमारे पास इस वक्त कौन कौन लोग हैं, खास तौर से जब ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो है पोर्टुगीज आते हैं, डच आते हैं, इंग्लिश भी आ रहे हैं, फ्रेंच भी आ रहे हैं। अच्छा, इस बीच में डेन्स भी आ रहे हैं, ठीक है। पोर्टुगीज जो आते हैं वो 1498 में आते हैं, ठीक है। डच जो आते हैं वो 1596 में आते हैं। ये भाई साहब इंग्लिश जो है वो 1600 में आते हैं। डेन्स जो है ना 1616 में आते हैं, और फ्रेंच 1664 में आते हैं। हमारे ऊपर रूल कौन करेगा? वो करेगा ब्रिटिशर्स। ये भाई साहब हमारे ऊपर रूल करने वाले हैं, ठीक है। तो इन लोगों का क्या हो रहा है, इन लोगों को, पोर्टुगीज को खासतौर से बैटल ऑफ सुवली होल में, बैटल ऑफ सुवली, या इसको हम लोग बैटल ऑफ सुवली होल में इसको हरा रहे हैं, ठीक है। डच के साथ क्या होता है, डच के साथ जो होता है वो बैटल ऑफ बिदारा में इसको हम लोग हरा रहे हैं। आइए कब हरा रहे हैं? 1759 में करीब इसको हम हरा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, डेन्स अपना सारा सेटलमेंट 1845 में बेच करके इंग्लिश को चला जाता है। अच्छा, फ्रेंच का क्या होता है? फ्रेंच के साथ लड़ाई होती है। फ्रेंच के साथ जो लड़ाई होती है वो समझिए 3 कर्नाटिक वॉर में लड़ाई होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर की अगर हम बात करेंगे, तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर स्टार्ट होता है बेसिकली ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन से, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन से। और ये जो एंड हो रहा है, ये ट्रीटी ऑफ एलेक्स ला चैपल से एंड हो रहा है, एलेक्स ला चैपल से एंड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड कर्नाटिक वॉर जो फिर होता है ना, तो हम देखेंगे सेकेंड कर्नाटिक वॉर जो है एक निजाम के पोस्ट के लिए झगड़ा है, और नवाबशिप ऑफ कर्नाटक के लिए झगड़ा है, नवाबशिप ऑफ कर्नाटक के लिए झगड़ा है। निजाम में होता क्या है कि आसफ जाह की डेथ हो जाती है। ये आसफ जाह वही है जो चिन किलिच खान है, ये वही है जो निजामुल मुल्क कहा जाता है, ठीक है। तो चिन किलिच खान बेसिकली औरंगजेब ने टाइटल दिया था, निजामुल मुल्क बेसिकली वो फारूक सियार ने टाइटल दिया था, और आसफ जाह जो है वो मोहम्मद शाह रंगीला ने टाइटल दिया था, ठीक है। तो आसफ जाह के डेथ के बाद जो है ना, वो कुछ स्टोरी ऐसा क्रिएट होता है कि भाई निजाम का पोस्ट कौन लेगा। इस चीज को हमने बहुत डिटेल्स में बात कर रखा है, हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाइए और आप वहां पे फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकंड कर्नाटिक वॉर, थर्ड कर्नाटिक वॉर डिटेल्स में आपको मिल जाएगा, वहां पे आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड कर्नाटिक वॉर जो खत्म हो रहा है ना, हम देखेंगे ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी से खत्म हो रहा है, पुडुचेरी, या इसको ट्रीटी ऑफ गोदेहू भी बोलते हैं, गोदेहू भी बोलते हैं, ठीक है। गोदेहू जो है फ्रेंच का गवर्नर था जब डुप्लेक्स को वापस बुला लिया गया था। ये पूरी स्टोरी आप जो है हमारे दिए गए प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। नाउ तीसरा जो कर्नाटिक वॉर होता है ना, जो थर्ड कर्नाटिक वॉर होता है, वो स्टार्ट होता है 7 इयर्स वॉर से होता है,
ठीक है, ये होता है 7 ईयर वॉर से होता है, और ये 7 ईयर वॉर का पार्ट होता है। और इंडिया में जो है बेसिकली इस वक्त जो है काउंट डी लैली और आयरकूटे इनसे जो है यानी वर्सेस। काउंट डी लैली कौन है? काउंट डी लैली जो है आपको फ्रेंच के गवर्नर कमांडर मिलेंगे, और आयरकूटे इंग्लिश की तरफ से ये लड़ाई हो रही है। और लड़ाई हो रही है इसी थर्ड कर्नाटिक वॉर का पार्ट है बैटल ऑफ वंडी वॉश। बैटल ऑफ वंडी वॉश यानी 22 जनवरी 1760 को, 22 जनवरी 1760 को बैटल ऑफ वंडी वॉश हम कह सकते हैं यहां पे कि फ्रेंच को बैटल ऑफ वंडी वॉश से मार भगाया गया, और वो 1760 में हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द यूरोपियंस कि इंग्लिश एक एक करके सबको चित करते गए हैं और इंग्लिश अब रूल करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा अब ये जो पीरियड है बेसिकली, ये जो पीरियड है ये पीरियड 1600 to 1857, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द लेटर मुगल्स पीरियड, ऑल्सो कंसिडर्ड एज द लेटर मुगल्स पीरियड। तो हम देखेंगे कि ये लेटर मुगल्स पीरियड ये कैसा ही पीरियड है बेसिकली। ठीक है, तो इस वक्त कौन लोग यहां पे है मार्केट में? ठीक है, आप कंसिडर करें कि औरंगजेब डेथ करता है, वो डेथ करता है 1707 में। वो डेथ कौन से एरिया में कर रहा है? 1707 में। दिस इज द डेथ ऑफ औरंगजेब। ठीक है, अच्छा अब इससे पहले कौन लोग हैं इस वक्त? मेन मुगल्स जो आते हैं, मेन मुगल, जैसे मेन मुगल्स में कौन होंगे? हम देखेंगे कि भाई बाबर आ रहा है, हुमायूं आ रहा है, अकबर आ रहा है, ठीक है, जहांगीर आ रहा है, शाहजहां आ रहा है, औरंगजेब आ रहा है। ये मामला चल रहा है, ये चल रहा है 1526 से लेकर के 1707 तक। सो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब लेटर मुगल्स स्टार्ट होता है। अब इसी बीच में यूरोपियंस का भी आना जाना शुरू है। ठीक है, पोर्टुगीज समझिए 1498 में आ रहे हैं, पोर्टुगीज 1498 में आ रहे हैं, मतलब सल्तनत पीरियड का तुगलक डायनेस्टी वाला पीरियड कुछ चल रहा है मामला। और साउथ इंडिया में विजयनगर किंगडम और बहामनी किंगडम वगैरह भी उस वक्त है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहां पे कि औरंगजेब के डेथ के बाद जो फिर वॉर ऑफ सक्सेशन होता है, इसके बाद वॉर ऑफ सक्सेशन होता है। ठीक है, अब कुछ के बारे में डिस्कशन करेंगे सिर्फ हल्का सा हम लोग कि वॉर ऑफ सक्सेशन में कौन लोग आते हैं। तो पहले आते हैं बहादुर शाह वन। बहादुर शाह वन, इसको मुअज्जम भी कहते हैं, मुअज्जम। ठीक है, बहादुर शाह वन के बाद जहांदर शाह आता है, और जहांदर शाह जो आता है ना, तो आप समझ लीजिए कि ये एक ईरानियन नोबल्स के हेल्प से आता है, जिसको हम लोग कहते हैं जुल्फिकार खान। ठीक है, अच्छा जुल्फिकार खान जहांदर शाह के वक्त में एक सिस्टम चालू होता है इजारादारी। इजारादारी क्या है अभी हम कुछ देर में आपको बताएंगे। जहांदर शाह के बाद जो आता है हम देखेंगे फारूक सियार। फारूक सियार, ठीक है, अच्छा अब ये फारूक सियार क्या इंपॉर्टेंट काम कर रहा है? 1717 में एक बंदा है जॉन सरमन, जॉन सरमन, और इसके साथ आ रहा है विलियम हैमिल्टन। विलियम हैमिल्टन ये एक सर्जन है, ये एक डॉक्टर है। ठीक है, दोनों आ रहा है बेसिकली। और फारूक सियार को कोई एक बीमारी की, एक डिजीज है, अलग अलग सोर्सेज में अलग डिजीज का नाम दिया गया। एक समझिए स्वेलिंग, एक ग्रोइन टाइप का एक कोई डिजीज उसको हो रहा है, ग्रोइन हो रहा है, स्वेलिंग ग्रोइन एक चीज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और विलियम हैमिल्टन इसको ठीक कर रहा है। अब विलियम हैमिल्टन ठीक कर रहा है, फारूक सियार को लग रहा है कि हाँ चलो सब कुछ अच्छा है, अच्छा है। तो इसने ये क्या करता है, जॉन सरमन जो है, फारूक सियार जो है जॉन सरमन को फरमान इशू कर देता है। क्या करता है? फरमान जारी कर देता है। कब? 1717 में। याद रखिएगा ये एमसीक्यूज है। ठीक है, फारूक सियार क्या जारी करता है? फरमान। अब इसमें होता क्या है, यही एक टर्निंग पॉइंट होता है। लेकिन हम हल्का सा आगे बढ़ाते हैं कि फारूक सियार के बाद जो है ना, हम देखेंगे रफीउद्दरजात आता है। रफीउद्दरजात, अगेन आई एम नॉट गोइंग टू राइट अ होल स्पेलिंग, जस्ट हमारे लिपसिंग को मेरे जो आवाज है ना उसको आप फॉलो कीजिएगा। फारूक सियार के बाद रफीउद्दरजात, उसके बाद आता है रफीउद्दौला, उसके बाद जो मेन रूलर एक आता है उसका नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। तो उसको मैं अलग कलर कोडिंग से आपको बता देता हूं कि ये कौन है। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला। अब ये मोहम्मद शाह रंगीला जो है ना, आप समझ लीजिए रंगीला ही मिजाज का है। मोहम्मद शाह रंगीला से एमसीक्यूज क्या मिलेगा आपको? ये जो एमसीक्यूज मिलेगा आपको, ये कथक डांसर है, इसने और एक डांसर से शादी की जिसका नाम था उद्धम बाई, और इन दोनों से जो औलाद होती है ना वो फिर आगे बनता है अहमद शाह के नाम पे। ठीक है, तो पूरा लेटर मुगल्स हमको नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ फोकस इसलिए करवा रहा हूं मैं यहां पे क्योंकि एक इंटरलिंक है इंग्लिश के साथ।
ठीक है, क्या इंटरलिंक है मैं इसको दूसरे स्लाइड में आगे बढ़ता हूं। पहले तक समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि दिस इज अबाउट योर लैटर मुगल्स। इस वक्त ये लोग मौजूद हैं और इंग्लिश क्या कर रहा है, इंग्लिश क्या कर रहा है। आई एम जस्ट गोइंग टू टेक वन मोर स्लाइड और मैं एक टाइमलाइन एक फिर ड्रॉ कर लेता हूं नॉर्मली सा, ये आप ये समझ लीजिए। दिस इज अबाउट, ये वो पीरियड है जो 1857 का है, ये वो पीरियड है जो 1707 का है, ठीक है। तो इस होल पीरियड में हम क्या देखते हैं, हम देखेंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल्स हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्लाइन ऑफ मुगल्स हो रहा है, ठीक है। दिस इज डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, प्लस हम देखेंगे राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट। अच्छा, मैं यहां पे एक और कर देता हूं 1750, ठीक है, यहां पे एक 1750 कर देता हूं मैं। अब इस हाफ में इसको मैं एक और करता हूं पड़ा, और इस फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी अगर हम बात करें तो यहां पे हम देखेंगे राइज ऑफ द ऑटोनोमस स्टेट भी है। यहां पे राइज ऑफ द ऑटोनोमस स्टेट है। क्या हो रहा है यहां पे? राइज ऑफ द ऑटोनोमस स्टेट, ठीक है। अब ये ऑटोनोमस स्टेट कैसे राइज कर रहा है उसकी बात करेंगे आपसे हम, ठीक है। तो डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स, राइज ऑफ द ऑटोनोमस स्टेट, और साथ में क्या हो रहा है, और साथ में हम देखेंगे कि 1750 के बाद से राइज ऑफ द इंग्लिश हो रहा है, और ऐसा राइज हो रहा है कि 1857 तक चल रहा है राइज ऑफ इंग्लिश। वो इंग्लिश कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये इंग्लिश कौन है? हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी है। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी वो कंपनी है जिसको हम लोग जॉन कंपनी के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग मर्चेंट एडवेंचरर के नाम से जानते हैं, जिसको क्वीन एलिजाबेथ ने, जिसको जो है उस वक्त क्वीन एलिजाबेथ ने 15 इयर्स के लिए ट्रेडिंग मोनोपोली दी थी। ट्रेडिंग मोनोपोली दी थी कि जाओ तुम 15 साल के लिए ट्रेड करो, इंडिया के इंग्लैंड के बाहर निकलो, ठीक है। तो ये कुछ एमसीक्यूज है आपको जिसको याद रखना पड़ेगा। तो अगेन ये सब एक चैप्टर है, ठीक है, ये सब एक चैप्टर है, डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स, राइज ऑफ द ऑटोनोमस स्टेट। अब ये ऑटोनोमस स्टेट का मतलब क्या है? जब मुगल्स का डिक्लाइन हो रहा है यानी लैटर मुगल्स हो रहा है। अब ये डेट इंपॉर्टेंट है, ईयर इंपॉर्टेंट है, 1707 औरंगजेब का डेथ, ठीक है। तो क्या इंडिया की क्या पोजीशन है? इंडिया की पोजीशन कुछ इस तरीके से है। क्या पोजीशन है इंडिया की? हम देखेंगे कि यहां पे ट्रेवेनकोर है, ठीक है। हम देखेंगे कि यहां पे कर्नाटक है। हम देखेंगे यहां पे मैसूर है। हम देखेंगे इस तरफ आपको हैदराबाद है, ठीक है। और ये मैक्सिमम एरिया जो है इस वक्त ये कुछ मराठास के अंदर आते हैं, मराठास के अंदर आते हैं। साथ ही साथ यहां पे बंगाल है, आपको यहां पे बंगाल है, ठीक है। अच्छा, अब ये बंगाल के साथ उड़ीसा, बंगाल प्रेसिडेंसी, यानी ये चीज जो है आपको बंगाल, उड़ीसा। अच्छा, और हम एक्सटेंड करते हैं थोड़ा सा बिहार, थोड़ा सा ये असम की तरफ हम ले चलते हैं। तो दिस इज BBO, बंगाल है, समझिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बगल में हम देखेंगे कि अवध भी है, इस तरफ अवध भी है। दिल्ली वाला रीजन में लेटर मुगल्स लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब ये सब इनकॉम्पिटेंट है, ठीक है। कुछ यहाँ पे आपको पंजाबीज मिलेंगे, सिख्स मिलेंगे, इस तरफ कुछ राजपूत मिलेंगे, ठीक है। और इंडिया के जो बाहर उस वक्त है वो कुछ अफगानीज भी इस तरफ मिलेंगे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस में, ठीक है। कश्मीर भी देखेंगे हम लोग इस वक्त, ठीक है। तो कुछ इंडिया की हालत लेटर मुगल्स में इस तरीके से है, और ये सब कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। अगेन हैदराबाद जो है इंडिपेंडेंट अपने आप को 1724 में कर लेता है। अगेन कौन है वो? ये वही है जिसका नाम मैंने बोला, चिन किलिच खान, गिवन बाय औरंगजेब, निजामुल मुल्क बाय फारूक सियार, आसफ जा बाय मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टोरी क्या है बेसिकली, आप याद रखिएगा कि जब फारूक सियार बनता है ना, तो फारूक सियार विद द हेल्प ऑफ किससे बनता है? वो बनता है सैयद ब्रदर्स से, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहां पे ये कर देता हूं। फारूक सियार कब कैसे बनता है? विद द हेल्प ऑफ
सैयद ब्रदर्स से। अब ये जब सैयद ब्रदर्स से बनता है, सैयद ब्रदर्स में कौन है? अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली खान, एंड हुसैन अली खान। ठीक है, अब ये वजीर ऑफ इलाहाबाद है, वजीर ऑफ इलाहाबाद है, और ये जो है मीर बख्शी है ऑफ बिहार। मीर बख्शी याद रखिएगा, कमांडर इन चीफ को कहते हैं, कमांडर इन चीफ को कहते हैं। ठीक है, फारूक सियार। अब फारूक सियार जो है उसको लगता है कि सईद ब्रदर्स जो है बहुत पावरफुल हो चुका है, तो फारूक सियार जो है ना ट्राई टू किल सईद ब्रदर्स। ठीक है, इसके लिए फारूक सियार अपॉइंटेड मीर जुमला। किसको अपॉइंट कर रहा है ये? मीर जुमला। ठीक है, टू किल सैयद ब्रदर्स। लेकिन सैयद ब्रदर्स को पहले से ही पता चल चुका है कि हमारे साथ कुछ कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। तो सैयद ब्रदर्स क्या करता है? अगेन सैयद ब्रदर्स क्या करता है? सैयद ब्रदर्स ट्रीटी ऑफ दिल्ली करता है। ठीक है, और किसके साथ? बालाजी पेशवा विश्वनाथ के साथ। ठीक है, ये पेशवा है एक मराठा के। ठीक है, और ये दोनों मिल करके फारूक सियार को वो किल्ड, मार देता है। और सईद ब्रदर्स जब मार देता फारूक सियार को, रफी दर्जात आता है, रफी दौला आता है। ठीक है, और मोहम्मद शाह रंगीला को भी, मोहम्मद शाह रंगीला को भी सैयद ब्रदर्स ही अपॉइंट करता है। अब मोहम्मद शाह रंगीला जो है ना, वो जानता है कि ये जो है किंग मेकर है। अगेन ये एमसीक्यू है आपके लिए, किंग मेकर है। ठीक है, कैसे किंग मेकर है? सबको राजा बना रहा है। तो मोहम्मद शाह रंगीला क्या करता है? जो लैटर मुगल्स का बंदा है मोहम्मद शाह रंगीला, क्या करता है कि हैदराबाद के निजाम से वो टाई अप करता है, बोलता है कि सईद ब्रदर्स को मारने में मेरी हेल्प करो। ठीक है, अब हेल्प होता भी है, हेल्प होता है, और सईद ब्रदर्स को मार भी दिया जाता है। हम देखेंगे मोहम्मद शाह रंगीला काफी लंबे समय तक चलता है। ठीक है, लेकिन हैदराबाद का कुछ और भी डिमांड रहता है। डिमांड क्या रहता है? बेसिकली ये जानता है कि ये लेटर मुगल्स वाले जो है ना सब इनकॉम्पिटेंट है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये सब ऑटोनोमस स्टेट बनना शुरू हो जाता है, ऑटोनोमस। ठीक है, यानी ये किसी के अंदर में नहीं रहता है। मराठा वैसे ही मुगल्स के नाक में दम करके रखे हुए थे, हर वक्त गुरिल्ला वॉरफेयर, हर वक्त गुरिल्ला टैक्टिक से वॉरफेयर। ठीक है, मराठा अपने आप में एक इंडिपेंडेंट था उस वक्त। ठीक है, अच्छा बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल भी मुर्शिद कुली खान के टाइम में इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, ये बोला कि अब हम मुगल्स को के अंदर नहीं है। अब यूं कहिए सोनाली बंसल बुक में है ना, वहां पे सेमी इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, पूरी तरीके से इग्नोर नहीं किया, लेकिन अपने आप को जो है इंडिपेंडेंट डिक्लेयर है। अब ये ऑटोनोमस चल रहा है। ये जो बोल लेना राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट, कौन लोग हैं ये? इसमें जो सबसे ज्यादा जो राइज कर रहे हैं ना, वो राइज कर रहा है मराठा। ठीक है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बंगाल भी है, हम देख रहे हैं यहाँ पे हमको हैदराबाद भी मिलेगा, प्लस ये मैसूर भी हैदर अली के अंदर, टीपू सुल्तान के अंदर। ठीक है, तो ये वो वक्त है, ये वो वक्त है जब इंग्लिश ये सब chaos, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देख रहा है, शांति से देख रहा है। अब वो अपना ट्रेड कर रहा है, वो अपना ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब मोमेंट चेंज कैसे हो जाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि फारूक सियार एक फरमान जारी करता है, फारूक सियार फरमान जारी करता है। ठीक है, और कहां के लिए जारी करता है? बंगाल के लिए, बंगाल के लिए। इस फरमान में क्या ही लिखा रहता है? बेसिकली इस फरमान में क्या ही लिखा रहता है? तो ये फरमान में लिखा रहता है कि आप जो है ना, आपको हम एक दस्तक देंगे। दस्तक एक पास होगा आपके लिए। उस दस्तक को आप जाके आप शो कीजिएगा ना, तो आपको जो ट्रेड होता है, आप जो बिजनेस करते हैं उस पे आपको यू डोंट हैव टू पे टैक्स। तो बेसिकली दस्तक इशू कर दिया और ड्यूटी फ्री ट्रेड कर दिया, ड्यूटी फ्री ट्रेड कर दिया। अच्छा, और क्या कर रहा है? और बोल रहा है कि आप फोर्टिफिकेशन भी कीजिए। फोर्टिफिकेशन किसको बोलते हैं? कोई जमीन आपको मिल गई, उसमें आप एक किला बनाना शुरू कर दीजिए। किला आप अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए बनाइए, जैसे भी बनाइए, ट्रेडिंग करने के लिए बनाइए, आप जो है इस अनाज को स्टोर करने के लिए बनाइए। तो बेसिकली फोर्टिफिकेशन का अलाउ कर दिया, और साथ ही साथ बोला कि आप जो है यू कैन मिंट योर ओन कॉइन, मिंट ओन कॉइन, अपना सिक्का छाप सकते हैं। और उसको जो बनाने के लिए कहा गया वो बॉम्बे में किया गया, बेसिकली वो चीज बॉम्बे में हुआ। ठीक है, अच्छा
अब ड्यूटी फ्री ट्रेड, दस्तक, फोर्टिफिकेशन और अपना सिक्का करने के लिए ये कब दे रहा है? ये हो रहा है 1717 में। इस वक्त बंगाल में कौन है? तो हम देखेंगे बंगाल में भी एक चला आ रहा है सिलसिला। देखेंगे मुर्शिद कुली खान पहले है, मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान के बाद शुजाउद्दीन है, शुजाउद्दीन है, ठीक है। अच्छा, शुजाउद्दीन के बाद हम देखेंगे सरफराज खान आ रहा है। सबका छोटा छोटा टेन्योर है, सरफराज खान आ रहा है। सरफराज खान के बाद एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आता है यहां पे, अलीवर्दी खान, जो कि मराठा वगैरह सबसे लड़ता ही रहता है, अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान के बाद जो बंदा आता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद जो बंदा आता है वो आता है मीर जाफर। मीर जाफर के बाद जो बंदा आता है वो आता है मीर कासिम। मीर कासिम के बाद फिर से मीर जाफर आता है, और मीर जाफर 1765 में करीब डेथ करता है। तो इसके बाद आता है नजमुद्दौला, नजमुद्दौला, ठीक है। ये कुछ सीक्वेंस है जो आपको समझना है, याद नहीं करना है, समझना है, ठीक है। अब आप समझिए कि जब फारूक सियार ये दस्तक फ्री ड्यूटी फ्री ट्रेड दे रहा है, किस एरिया में दे रहा है? बंगाल के एरिया में दे रहा है। बंगाल ये कौन है? ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। ये मुगल से गुस्सा हो रहा है कि भाई आई डोंट हैव ए प्रॉब्लम कि आप इसको ट्रेड करने के लिए परमिशन दे रहे हैं। मुर्शिद खान के पास प्रॉब्लम क्या था कि भाई व्हाई यू आर अलाउइंग देम टू डू अ ड्यूटी फ्री ट्रेड? आप हमारे रिसोर्सेज को यूज करेंगे और आप टैक्स नहीं देंगे हमको। अब इससे नुकसान मुगल्स का भी हो रहा है। कैसे हो रहा है? बंगाल रीजन में जो टैक्स कलेक्ट करते हैं तो भाई वो एक रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू उससे नुकसान होगा, तो लॉस ऑफ ट्रेजरी जो आपको जाएगा ना, पैसा रेवेन्यू कम होगा, तो आपको तो गुस्सा आएगा ना वहां पे, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट असल में ये जो जड़ जो खड़ा करता है ना, वो फारूक सियार खड़ा करता है 1717 में, और इंग्लिश इस वक्त तमाशा देख रहा है। तो आप समझ लीजिए कि एक टाइमलाइन में हम 1717 यहां पे हम डालते हैं, जो फरमान इशू हो रहा है, ठीक है। अब इस फरमान इशू से ये ट्रेड करना शुरू किया। अब ट्रेड करना शुरू किया तो क्या हुआ? हर के साथ थोड़ा थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ, और ये कॉन्फ्लिक्ट पीक पे चला गया सिराजुद्दौला के वक्त में। क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है? अब इसको भी समझ लीजिए क्या ही कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अब काउजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्यों क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है? आप समझिएगा, जितने भी यूरोपियंस थे दे यूज टू प्रेजेंट अ गिफ्ट, ठीक है। ये लोग गिफ्ट दिया करते थे, कुछ प्रेजेंट किया करते थे, मतलब तोहफा दिया करते थे, ठीक है, गिफ्ट्स वगैरह दिया करते। किसको? कौन? ऑल यूरोपियंस एक्सेप्ट, अब यहां पे एक्सेप्शन आता है, ये एक्सेप्शन कौन है? एक्सेप्ट ब्रिटिशर्स, ठीक है। अब सिराजुद्दौला को इस बात की फिक्र नहीं है कि हमको गिफ्ट नहीं दे रहा है। प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट द गिफ्ट, प्रॉब्लम इज कि जब आप किसी को गिफ्ट नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब यू आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग सिराजुद्दौला एज ए नवाब ऑफ बंगाल। समझ रहे हैं? इट इज नॉट अबाउट द गिफ्ट, इट इज अबाउट द रिकॉग्नाइजिंग ऑफ द नवाब, ठीक है। तो ये देख रहा है कि सारे यूरोपियंस जो पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच जो है, ये कब की बात है? सिराजुद्दौला की बात है, ये समझिए आप 1757 से पहले की बात है। 1757 से पहले की बात है, इसका मतलब हो गया सारे लोग मौजूद हैं अभी, ठीक है। पोर्टुगीज बैटल ऑफ सोली में हारा है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो चला गया, वो ट्रेड कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, और करते करते पोर्टुगीज 1961 तक था। गोवा, दमन दीव 1961 तक था। फ्रेंच, पुडुचेरी, माहे, यानाम, कराईकल 1954 तक था। 54 में हैंड ओवर करके वो जा रहा है। ये सब इंफॉर्मेशन आप ऐड करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो गिफ्ट सारे लोग दे रहे हैं इस वक्त जो लोग मौजूद हैं, लेकिन इंग्लिश नहीं दे रहा है। अब ये बात की तकलीफ हो रही है इसको, ठीक है। प्लस मिसयूज ऑफ दस्तक, मिसयूज ऑफ दस्तक, दस्तक इज ए पास। अब ये पास जो है ना सबको दे रहा है ये। अब सबको मतलब फरमान जो जारी हुआ था ना, वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट के लिए था। अब ऐसा नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट में पूरा इंग्लैंड के लोग आ जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश जब वहां से आए 1600 में, तो बहुत लोग आए, बहुत लोग अलग अलग छोटे छोटे मर्चेंट भी आए, इंग्लिश के मर्चेंट आए,
ठीक है। तो अदर यूरोपियंस जो भी ट्रेड कर रहे हैं ना, सबको वो दस्तक जो है कॉपी करके करके दिए जा रहा है। वो अब जब कॉपी करके दे रहा है तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए था, बाकी सब ट्रेड फ्री कर रहा है, तो रेवेन्यू जनरेट ही नहीं हो रहा है। अब ये इस बात का एहसास था सिराजुद्दौला को कि भाई ये तो पंगा हो रहा है, ठीक है। तो मिसयूज ऑफ दस्तक यानी एविल ऑफ दस्तक, ये है दस्तक का की वजह से ही जो है ना एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। प्लस फोर्टिफिकेशन इशू, इसको मैं बड़ा शॉर्ट लिख रहा हूं, ठीक है, आप समझिएगा कॉन्सेप्ट। फोर्टिफिकेशन इशू क्या था कि ऑलरेडी आपको मुगल्स जो है परमिशन दिया था कि भाई आपकी ये जो जगह है ना, तो आप यहां पे फोर्टिफिकेशन एक किला बना सकते हो। अब वो जगह क्या जगह है, आप पहले भी पढ़िएगा कि 1690 में सुल्तानुती जगह मिलता है, 1696 में सुल्तानुती को फोर्टिफिकेशन करने का परमिशन मिलता है, इसको फोर्टिफिकेशन करने का परमिशन मिलता है, ठीक है। 1698 में सुल्तानुती के अलावा गोविंदपुर और कालीकाता भी मिल जाता है। 1700 में फोर्ट विलियम बन जाता है, ठीक है। तो कुछ कुछ तो परमिशन है आपके पास पहले से ही, ठीक है, पहले से आपके पास किला बना। इन सब के अलावा जो है ना, अच्छा कैलकाटा डेवलप हो चुका है, यही जो है ना गोविंदपुर, सुल्तानुती, गोविंदपुर, ये कालीकाता मिलकर के ये बनता है कैलकाटा। अगेन आई रिपीट, सुल्तानुती, गोविंदपुर, कालीकाता मिलकर बनता है कैलकाटा। अगर आपसे पूछे कि कैलकाटा का फाउंडर कौन है तो इसका आंसर होगा जॉब चार्नोक, ठीक है। कब? 1690 में सुल्तानुती मेन चीज बोला जाता है इसको, ठीक है। नाउ फोर्टिफिकेशन इशू क्या है कि भाई आप जहां जहां आप है वहां पे किला बनाए जा रहे हैं विदाउट परमिशन ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल। उस वक्त कौन है? सिराजुद्दौला। फ्रेंच भी बना रहा है, इस वक्त फ्रेंच भी बना रहा है, ठीक है। यानी ये फोर्टिफिकेशन कौन कौन कर रहा है, आप ध्यान से सुने, ये फोर्टिफिकेशन फ्रेंच भी कर रहा है और इंग्लिश भी कर रहा है, ठीक है। तो सिराजुद्दौला क्या करता है, एक अपने इनवॉय को भेजता है जिसका नाम होता है नारायण दास, एक इनवॉय को भेजता है जिसका नाम होता है नारायण दास, ठीक है। नारायण दास इन दोनों के पास जाता है, बोलता है कि भैया तुम कर क्या रहे हो, क्यों तुम फोर्टिफाइड कर रहे हो। तो फ्रेंच बोलता है ठीक है माई बाप, तुम नवाब हो तो हम मान जाते हैं, क्योंकि फ्रेंच जो है ऑलरेडी इंग्लिश के साथ वॉर में लगा हुआ भी था बेसिकली, ठीक है। तो बोलता ठीक है हम मानते हैं, हम बोला कि जो भी एडिशनल फोर्टिफिकेशन किला बना चुके हो ना उसको तुम डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। इंग्लिश के पास यही नारायण दास गया तो इसका इंसल्ट कर दिया और बोला कि भैया हु द हेल आर यू, हो कौन तुम, हमको तो परमिशन मिला है फारूक सियार से, तुम हो कौन, ठीक है। इंसल्ट कर दिया, ये अलग गुस्सा हो गया। आप इमेजिन करें कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये अलग गुस्सा हो गया, ये मामला अलग चला गया, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि भर भर के करप्शन तो कर ही रहा है, ये बड़ा कॉमन सा चीज है, करप्शन कर ही रहा है, ठीक है। करप्शन खुद भी कर रहा है और जो इसके अंदर में आता है बुक ऑफ अकाउंट काम करने वाला उसको भी शेल्टर दे रहा है। क्या स्टोरी है इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे ही सिराजुद्दौला जब थ्रोन में आया तो उस वक्त इसके पास दो चैलेंजेस था। एक घसीटी बेगम, इनकी अपनी आंटी, और दूसरा शौकत जंग ऑफ पूर्णिया। ये मिलकर के सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी कर रही है। कॉन्स्पिरेसी का भी एक रीजन है कि अलीवर्दी खान का जो है वो दामाद ग्रैंडसन में से आता है, वैसे दामाद नहीं बोलेंगे, ग्रैंडसन में से आता है। अगेन ब्लड रिलेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एंड अदर एग्जाम्स, ठीक है। तो एक ब्लड रिलेशन में सबको लगता है कि आंटी को लगता है कि हमारे हिसाब से हम लोग को नवाब बनना चाहिए या हमारे बेटे को नवाब बनना चाहिए, हमारे लीनियस में से नवाब बनना चाहिए। तो एक कॉन्स्पिरेसी करना शुरू हो गया, ठीक है। अब चूंकि ये इनकी अपनी आंटी थी तो इनको मार नहीं सकते थे ये बेसिकली, लेकिन ये धोखेबाज तो जरूर थी। तो आंटी को क्या किया गया कि मोतीझील पैलेस से ला करके वो सिराजुद्दौला अपने पैलेस में लाके रखा और शौकत जंग के साथ जाकर के लड़ाई किया और बोला कि बाबू तुम शांत हो जाओ, ठीक है। तो ये इंटरनल चैलेंजेस था। प्लस राजभल्लभ नाम का बंदा था एक, राजभल्लभ, और ये ट्रेजरर और इसका बेटा था कृष्णदास। तो जब सिराजुद्दौला इनको बुला रहा है कि भैया बुक ऑफ अकाउंट लेके आओ, बुक ऑफ अकाउंट लेकर के आप आओ,
ठीक है, तो राजवल्लभ भी गायब, ट्रेजरर, और कृष्णदास भी गायब। अब ये घसेटी बेगम के साथ मिलकर के ही बुक ऑफ अकाउंट में कुछ करप्शन कर रहा था। अब ये गायब कहां हुआ? राजवल्लभ बोला कृष्णदास को कि तुम चले जाओ यहां से कैलकाटा। कहां चले जाओ? तुम चले जाओ कैलकाटा। ठीक है, तो कृष्णदास फ्लेड टू कैलकाटा। और कैलकाटा में जो फैक्ट्री थी इस वक्त जो जिसके अंदर में फैक्ट्री था उसका नाम था ड्रेक। तो एक और कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जो इंग्लिश गिव शेल्टर टू द एनिमी ऑफ सिराजुद्दौला। अब इमेजिन कीजिए, दीज आर दी रीजंस। एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सिराजुद्दौला हो गया गुस्सा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि सिराजुद्दौला कर क्या रहा है, अब गुस्सा में क्या कर रहा है। तो मैं एक और टाइमलाइन आपके सामने ड्रॉ करना चाहूंगा। 4 जून 1756 सिराजुद्दौला कैप्चर्ड कासिम बाजार। ठीक है, सिराजुद्दौला कैप्चर्ड कासिम बाजार, ठीक है। अच्छा, अब ये 4 जून 1756 को हो रहा है। उसके बाद 20 जून ये कैप्चर करता है कैलकाटा कैप्चर करता है। कैलकाटा में कौन रहता है? अभी भी मैंने बताया, वो है ड्रेक, इंग्लिश मैन का एक ड्रेक है जो कृष्णदास को पनाह दिया रहता है, शेल्टर दिया रहता है, ठीक है। तो कैलकाटा गया। तो कैलकाटा जब गया तो ड्रेक क्या किया? फिर ड्रेक वगैरह जो है, ड्रेक फ्लेड टू फाल्ता एंड वहां पे वो इंतजार कर रहा है कि कोई इसकी मदद करे, ठीक है। ये फाल्ता भाग गया। लेकिन इसमें होता क्या है? बेसिकली 146 इन नंबर ऑफ पीपल विथ हॉलवेल आदमी का नाम है, जो है ये पकड़ा जाता है 146, ठीक है। और इन लोगों को सिराजुद्दौला क्या करता है कि एक 18 इंटू 14 इंटू 10 ये कमरे का साइज है, इतने साइज में जो है ना उसको सबों को बंद कर दिया जाता है। और एज अ रिजल्ट 123 डेड कर जाते हैं और सिर्फ 23 अलाइव रहते हैं, बस। अगेन ये हिस्ट्री में एक डिबेट है कि 18 फुट के कमरे में कौन ही कैसे ही 146 लोग रह सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस इंसिडेंट को हम लोग कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। इसको कहते हैं हम लोग ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है। अच्छा, ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब ये खबर मिलती है रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव है मद्रास में। इस वक्त इंग्लिश जो है ना उलझा हुआ है कर्नाटिक वॉर में। कर्नाटिक वॉर की वीडियो आप देख लीजिएगा। इस वक्त ब्रिटिश उलझा हुआ है कर्नाटिक वॉर में, ठीक है। तो फॉरेन जो है मद्रास से शिप के जरिए कैलकाटा जाया जाता है अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन जो जनरल जो जाता है उसका नाम रहता है मेजर एडम्स, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है? तो फ्रॉम मद्रास फ्लीट अराइव्ड इन कैलकाटा, ठीक है। एडमायरल एडम्स, ठीक है। अगेन ये भी है और रॉबर्ट क्लाइव भी है यहां पे, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव भी है। अब कैलकाटा को अनअपोज्ड कैप्चर कर लिया जाता है। कैलकाटा वॉज कैप्चर्ड अनअपोज्ड। तो कैलकाटा वॉज कैप्चर्ड, यहां पे लिख देता हूं मैं, कैलकाटा वॉज कैप्चर्ड अनअपोज्ड। क्यों? क्योंकि जब कैलकाटा को सिराजुद्दौला कैप्चर करता है ना, तब उस वक्त मानिक चंद को ऑफिसर इंचार्ज बना के रखता है कैलकाटा का, ऑफिसर इंचार्ज मानिक चंद को। तो इस वक्त ये छोटा सा गवर्नर होता है उस वक्त कैलकाटा का, और ये इसका लॉयल नहीं रहता, यानी दूसरा धोखेबाज, ठीक है। एक तो घसेटी बेगम, दूसरा मानिक चंद। अच्छा, जब मेजर एडम्स के अंदर में ये सब फ्लीट सब आया, जब इनके पास जब पहुंचा तो मानिक चंद बोला भैया ले लो, कैलकाटा है तुम्हारा, ठीक है। कैलकाटा है बेसिकली तुम्हारा। अब ये फोर्स किया जा रहा है नवाब के साथ बेसिकली कि ट्रीटी ऑफ अलीनगर हो रहा है। कब हो रहा है?
ठीक है, इसको, इस इंसिडेंट को याद रखिएगा। ये है ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी में कलकत्ता सिराजुद्दौला के पास होता है, लेकिन मद्रास में जो खबर मिलती है कि सिराज ऐसा ऐसा कर रहा है, तो मेजर एडम्स, रॉबर्ट क्लाइव वगैरह जब जो है वहां भेजता है, मेजर एडम्स भी जाता है और कलकत्ता को वापस से रीस्टोर कर लेता है, रिकैप्चर कर लेता है, और मानिक चंद को ही रखता है वहां पे कि रहो तुम हमारी तो आदमी हो, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि 9 फरवरी 1757 को ट्रीटी ऑफ अलीनगर होता है। अब इस ट्रीटी ऑफ अलीनगर में नवाब के साथ जितना भी कॉन्फ्लिक्ट था, जबरदस्ती फोर्सफुली वो कराया जाता है। क्या कराया जाता है ट्रीटी ऑफ अलीनगर में? राइट टू फ्री ट्रेड इन बंगाल, राइट टू फ्री ट्रेड इन बंगाल। ठीक है, अच्छा, फ्री ट्रेड हो गया। अच्छा, मतलब दस्तक वगैरह सब कुछ फ्री ट्रेड हो गया। दे कैन बिल्ड फोर्ट भी बना सकता है, कैन मिंट कॉइन भी ये कर सकता है। मतलब जो भी इसको प्रॉब्लम था वो बोला कि भाई इसमें हम ये फिक्स कर लेते हैं कि हम अब यही करेंगे, तुम कौन होते हो रोकने वाले। ठीक है, अब ये भारी बेइज्जती होती है सिराजुद्दौला की। सिराजुद्दौला सोचता है कि नहीं, हमको इसका बदला लेना पड़ेगा और लड़ना चाहिए। तो हर हम देखेंगे कि 20 जून 1757 को, ठीक है, 20 जून 1757 को एक लड़ाई होने वाली होती है जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी। लेकिन ये बैटल ऑफ प्लासी जो है ना, बहुत बड़ा बैटल नहीं है इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग, बट इन टर्म्स ऑफ इवेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों नहीं है ऐसा, इसको समझ लीजिएगा कि सिराजुद्दौला के पास धोखेबाजों की कमी नहीं थी। उसमें से एक सबसे बड़ा धोखेबाज था सिराजुद्दौला के अंदर मीर जाफर। मीर जाफर के साथ चुपके से इंग्लिश जो है वो एक ट्रीटी करता है। मीर जाफर चुपके से ट्रीटी करता है कि भाई इंग्लिश के साथ, रॉबर्ट क्लाइव के साथ खासतौर से, कि हम जो है अब नवाब बनेंगे। ठीक है, अच्छा, जब नवाब बनेंगे तो भाई उसके लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट देना पड़ेगा। तो हम लोग देखिए क्या कॉस्ट देता। लेकिन मीर जाफर एक रहता है मीर बख्शी। ठीक है, अच्छा, अब ये मीर बख्शी जो रहता है ना, ये इंग्लिश के साथ मिल जाता है और बोलता है कि भाई हमको नवाब बनना है। तो बोला ठीक है, तुम बन जाओ। अब इतना ही नहीं, मीर जाफर एक धोखेबाज है, मानिक चंद दूसरा धोखेबाज है। ये कौन है मानिक चंद? ऑफिसर इन चार्ज इन कैलकाटा। राजबल्लभ ट्रेजरर, ये धोखेबाज है। एक है जगत सेठ, ये बैंकर है, ये धोखेबाज है। एक है ओमीचंद, ये एक मर्चेंट है, ये भी धोखेबाज है। यार लतीफ एंड खादिम खान, ये नोबल्स है। घसेटी बेगम। तो सिराजुद्दौला के पास, सिराज के पास इतने लोग जो है धोखेबाज यहां पे है। मैं यहां पे धोखेबाज ही लिख रहा हूं। ठीक है, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू। मानिकचंद ऑफिसर इन चार्ज इन कैलकाटा, राजबल्लभ ट्रेजरर, जगत सेठ बैंकर, ओमीचंद मर्चेंट, यार लतीफ खादिम खान नोबल्स, घसेटी बेगम्स आंटी थी उनकी बेसिकली। ठीक है, अब बैटल ऑफ प्लासी होती है। अच्छा, एक करेक्शन कर लीजिए, 20 जून नहीं है, 23 जून है। ठीक है, दिस वन इज अ करेक्शन गाइस, 23 जून है। ठीक है, तो 23 जून आप याद रखिएगा बेसिकली। तो बैटल ऑफ प्लासी 23 जून है 1757 में। ठीक है, अब ये लड़ाई हो रही है। अब आप इमेजिन करें कि सिराजुद्दौला, मीर जाफर, अब मीर जाफर है कौन? ये है मीर बख्शी, जो मिलिट्री कमांडर है। ये बोल रहा कि भैया आर्मी तैयार करो। बोला ठीक है, मैं तैयार करता हूं। गया बैटल ऑफ प्लासी एक जगह है, ठीक है, बंगाल के पास पड़ता है आपको नॉर्मली। वहां पे लड़ाई करने गया। इंग्लिश को पहले से पता है कि भैया हमारा आदमी तो वहां पे मौजूद है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब बैटल ऑफ प्लासी में हो क्या रहा है कि ये मीर जाफर वगैरह सब साइड हो गया, अलग हो गया, और वहां पे शॉक पे रह गया सिराजुद्दौला की अब तो हम हार गए। लेकिन ये एक चीज था कि ये बंदा लड़ता रहा। और एमसीक्यू क्या है बेसिकली कि सिराजुद्दौला के साथ कौन लड़ रहा है? मीर मदन मोहन लाल, ये लड़ता रहा। ठीक है, फाइनली मीर जाफर का एक बेटा था मीरान, वो भी था उसमें। मीरान ने कैप्चर किया सिराजुद्दौला को। मीरान
कैप्चर्ड एंड ऑर्डर्ड फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो एक एमसीक्यू तो याद रखिएगा, मीरान ने कैप्चर किया और इसको एग्जीक्यूट कौन किया, पूरा कंप्लीटली मारा कौन, उसका नाम है मोहम्मद अली बेग। तो हु एग्जीक्यूटेड, मोहम्मद अली बेग। ठीक है, ये एग्जीक्यूशन कर रहा है, ये एग्जीक्यूट कर रहा है। तो एमसीक्यू क्या है, मीरान अली सन ऑफ मीर जाफर ऑर्डर्ड एंड कैप्चर्ड द सिराजुद्दौला एंड हु गिव द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। अगेन ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन कौन दे रहा है, मीरान दे रहा है। कौन कर रहा है, वो मोहम्मद अली बेग कर रहा है। तो ये एक एमसीक्यूज आप याद रखिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट बैटल ऑफ प्लासी। अब ये बैटल ऑफ प्लासी हो गया, क्या इसका कॉन्सिक्वेंस हुआ, अब वो चीज समझने की कोशिश करते हैं कि इसके बाद हो क्या रहा है। अब ये बैटल ऑफ प्लासी आप समझिए कि 23 जून बैटल ऑफ प्लासी यहां पे हो रहा है। ठीक है, मैं आपको फिर एक तरफ चलता हूं नॉर्मली। अब आप इमेजिन करें 1707 में औरंगजेब की डेथ हो रही है, 1717 में फरमान इशू हो रहा है, फरमान इशू हो रहा है। ठीक है, अच्छा, फरमान इशू को फिर हम देख रहे हैं कि 1756 में कासिम बाजार कैप्चर हो रहा है। ठीक है, फिर 1756 में ही हम देखेंगे कि ये 20 जून को वाकया है, ये हो रहा है ब्लैक होल ट्रेजेडी हो रहा है जहां पे कलकत्ता कैप्चर्ड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि 23 जून को जो है बैटल ऑफ प्लासी देखने को मिल रहा है 1757 में। ठीक है, अब ये पॉइंट जो है ना इंग्लिश के लिए बड़ा ही क्रूशियल रहा। इसमें हुआ क्या, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। मीर जाफर बिकम पपेट रूलर आपको देखने को मिलेगा यहां पे। ठीक है, इन रिटर्न मीर जाफर क्या ही दे रहा है, बेसिकली जमींदारी राइट्स ऑफ 24 परगनाज, जमींदारी राइट्स ऑफ 24 परगनाज। ठीक है, अच्छा, और क्या दिया जा रहा है, बेसिकली वॉर बूटी क्लाइव, वॉर बूटी मिल रहा है पूरा किसको, क्लाइव को, भर भर के पैसा क्लाइव को मिल रहा है। ठीक है, साथ में हम देखेंगे इनको मोनोपोली मिल गई है बंगाल में ट्रेड करने के लिए, इन बंगाल में, क्योंकि बंगाल जीत लिया फाइनली। इट पेव्ड द वे फॉर होल इंडिया, एक रास्ता खोल दिया कि हम सारे हिंदुस्तान पे हम कब्जा कर सकते हैं। अब ये बहुत बड़ा चेंजेस था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अगेन ये सब कौन कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1757। अब याद रखिएगा, इसका जब हम इकोनॉमिक एंगल आपको समझाएंगे ना, तो ये जो कुछ पीरियड है, मतलब इफ आई एक्सटेंड दिस पार्ट, अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके इसको हम 1600 कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो ये वो पीरियड है इंग्लिश का, ये वो पीरियड है इंग्लिश का टिल 1757। दिस इज कॉल्ड प्री कॉलोनियल एरा। दिस इज कंसीडर्ड एज प्री कॉलोनियल एरा ऑफ द ब्रिटिशर्स, 1600 टू 1757। इसमें ये लोग कर क्या रहे हैं, इसमें ये लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब ट्रेड कहां से कहां कैसे कर रहे हैं, बेसिकली इसको आप ऐसे समझिए, बड़ा शॉर्ट में आपको मैं समझाऊंगा। लेट्स से दिस इज इंग्लैंड, ठीक है। अब अच्छा, एक और चीज समझने की बात है, ये ट्रेड क्यों कर रहे हैं और ये लोग सबको परमिशन क्यों दे रहे हैं। इंडिया जो है ना, सिंक ऑफ प्रेशियस मेटल कहा जाता है, स्पेक्ट्रम के अंदर इस बात का जिक्र है, सिंक ऑफ प्रेशियस मेटल कहा जाता है। क्योंकि हमारे पास से जो सामान यहां पे एक्सपोर्ट हो रहा है, हमारे पास से जो सामान यहां पे एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इंडिया जो है इसके रिटर्न में क्या लेते हैं, यहां से कोई गुड्स नहीं लेते हैं, नो गुड्स, क्योंकि हमको फॉरेन गुड्स की जरूरत नहीं है, हमको फॉरेन गुड्स की जरूरत नहीं है। तो हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं बुलियंस लेते हैं, यानी सिल्वर, मेटल, कॉइन्स, ये सब ले रहे हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि हमारा ट्रेड कितना अच्छा होता होगा इंग्लिश के साथ उस टाइम में। इसीलिए अकबर के वक्त से ही जो आप पढ़ेंगे ना मुगल्स वाले में और पार्ट भी, तो आप देखिएगा सब ने ट्रेड का परमिशन दिया कि चलो ठीक है ट्रेड करो। 1600 से आए मुगल्स तो 1857 तक है, लेकिन 100 साल जो है ना, इनको लगा कि भाई हम तो उसके सामान लेते नहीं है, हम तो उसका सामान लेते नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर वहां से क्या आ रहा है, हमारा
बुलियंस आ रहा है, मेटल सब आ रहा है। तो अब यहां से एक्सपोर्ट सारा चीज हो रहा है यहां पे, ठीक है। इसलिए इनको हमको सोने की चिड़िया इसलिए भी कहा था, सिंक ऑफ प्रेशियस मेटल, सिंक ऑफ प्रेशियस मेटल। तो ये जो प्री कॉलोनियल एरा है 1757 तक, इंडिया फायदा में है इनके ट्रेड करने से। लेकिन 1757 के बाद से ये मामला बदल जाता है, ठीक है, बदल जाता है। 1757 के बाद में हम देखेंगे कि इनके पास एक पावर आ जाता है, ठीक है, बंगाल वाला। और बंगाल वाला वो रीजन है जहां पे 70% ट्रेड जो है वो इस रीजन से होता है। इसके अलावा जो 30% ट्रेड जो है ना, 30 to 40% ट्रेड अदर पार्ट से पूरा होता है। तो इस रीजन में ये बंदा बंगाल कैप्चर कर रखा है, याद रखिएगा। अब 1757 के बाद जो है ना, हम देखेंगे करीब 1813 तक जो है, इसको बोला जाता है मर्केंटाइल फेज ऑफ कोलोनियलिज्म, मर्केंटाइल फेज ऑफ कोलोनियलिज्म, ठीक है। तो आपके लिए 2 एमसीक्यू आपको यहीं पे साथ साथ इकोनॉमिक्स में टर्म्स बता रहा हूं मैं आपको। प्री कॉलोनियल एरा यहां पे, इस एरा में क्या चल रहा है, बस ये चल रहा है। इंडिया इसमें फायदा में है, इंडिया को नुकसान नहीं है, इसलिए परमिशन मिल रहा है कि आप चलो भाई ट्रेड करो। 1770 में फरमान क्यों जारी किया, बोल रहा है कि हमको तो भाई सिल्वर मेटल यही मिल रहा है, उनके सामान तो नहीं ले रहे, तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बात हजम नहीं हो रही है इंग्लिश वाले को। अब इससे ये जो एक्सपोर्ट हो रहा है ना, तो वहां इंडिजिनस प्रोडक्ट में भी कुछ असर पड़ रहा है। तो ये इसको हम डिटेल्स में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप एक टेन्योर समझ लीजिए कि ये जो पीरियड है मर्केंटाइल फेज ऑफ कोलोनियलिज्म है, ठीक है, 1813 तक 1757 से, और 1813 से लेकर के 1857 तक जो है इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट फेज ऑफ कोलोनियलिज्म है। क्या बोल रहा हूं मैं अगेन, इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट स्टेज ऑफ कोलोनियलिज्म, स्टेज ऑफ कोलोनियलिज्म। तो ये अपने आप में आपको एमसीक्यू एक मिलेगा, ठीक है। हम 1857 के बाद जब जाएंगे तब तक के लिए आप लिख सकते हैं कि 1857 के बाद फिस्कल कैपिटलिज्म ऑफ कोलोनियलिज्म, आप लिख के रखिए, फिस्कल कैपिटलिज्म ऑफ स्टेज ऑफ कोलोनियलिज्म, ठीक है। तो ये स्टेज भी हम पैरेलली समझेंगे यहां पे, ठीक है। अब यहां पे हो क्या रहा है कि भाई ये जमींदारी राइट्स मिल गया 24 परगनास का, ठीक है। मीर जाफर नवाब बना, पर वो नवाब कैसा था, वो पपेट नवाब था, ठीक है। अब यहां से कंटिन्यूएशन चलेगा। अब वो कंटिन्यूएशन क्या है, बेसिकली मिसयूज ऑफ दस्तक कॉमन रहेगा आपको। मीर जाफर को इंटरफेरेंस बहुत मिलेगा बाय द इंग्लिश। मीर जाफर गॉट इरिटेटेड बाय द इंग्लिश, ठीक है। मीर जाफर के साथ एक और उसका दामाद है, उसका नाम है मीर कासिम, ठीक है। अब आप समझिएगा 1757 में मीर जाफर है। अब इंग्लिश इसको बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है, एंड फाइनली व्हाट हैपेंड कि मीर जाफर गॉट इरिटेटेड, मीर जाफर गॉट इरिटेटेड, ठीक है। और इसी वक्त में हम देखेंगे कि मीर जाफर ट्राइड टू मेक अलायंस विद द डच। मीर जाफर क्या कर रहा है, एक अलायंस बना रहा है डच के साथ, ठीक है। लेकिन इंग्लिश को पता चल गया। अब ये वही पल है डच का जो 1759 के करीब बैटल ऑफ बिदारा में इंग्लिश वर्सेस डच हो रहा है, और डच पूरी तरीके से आपको कोलैप्स करता हुआ यहां पे दिखेगा, ठीक है। ये वही पीरियड है जब मीर जाफर ट्राई टू सीक हेल्प फ्रॉम द डच टू इवेड द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल, ठीक है। लेकिन बैटल ऑफ बिदारा में डच के साथ लड़ाई होती है, अगेन बिदारा बंगाल का में पड़ता है, ठीक है। तो लड़ाई होती है, यहां पे इंग्लिश अगेन जीत जाता है। आप देखिए 1757 के बाद से इंग्लिश का क्या राइज होगा। अब यही राइज आपको हम बताना चाह रहे हैं कि ये राइज मैंने यहां पे इसी शक्ल में दिखाया था कि दिस इज द राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर 1750। क्यों? क्योंकि 1757 में एक लड़ाई हो जाती है, आपको लड़ाई हो जाती है बैटल ऑफ प्लासी की, ठीक है। नाउ अब ये राइज कर रहे हैं 1759 में। अच्छा, इसी वक्त बैटल ऑफ वंडी वॉश भी हो जा रहा है 1760 में, 22 जनवरी बैटल ऑफ वंडी वॉश। फ्रेंच का मामला भी साफ
अब इंग्लिश विन विन सिचुएशन में जा रहा है, विन विन सिचुएशन में जा रहा है, ठीक है। और मीर जाफर हो गया परेशान, वो देखा तो हार गए। जब हार गए तो ऑलरेडी पता चल चुका है कि भाई मीर जाफर अब हमारे काम का आदमी नहीं है। तो अब मीर जाफर के जो है ना के बाद में जो है एक कासिम रहता है, मीर कासिम, और ये क्या करता है कि इंग्लिश के साथ टाई अप करता है और बोलता है कि भाई इसको हम करते हैं, इसको हटाते हैं मीर जाफर को, ठीक है। तो मीर जाफर को हटाने का जो स्टेज है ना, अगेन इन द ईयर 1760, रेवोल्यूशन ऑफ 1760 के नाम से जाना जाता है, जहां पे उस वक्त वेंसी टाट, रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो है ना वेंसी टाट एक गवर्नर बने हुए थे बंगाल के, इंग्लिश के तरफ से, ठीक है। तो वेंसी टाट जो है मिल रहा है मीर कासिम से बातचीत करके मीर जाफर को डिथ्रोन कर रहा है, डिथ्रोन मीर जाफर। क्यों? मीर जाफर धोखेबाजी करके आया ऑलरेडी। कुछ जमींदार जो है ना वो ऑलरेडी मीर जाफर को पसंद नहीं कर रहे हैं, कुछ जमींदार मीर जाफर को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे कि वो भाई नवाब ऑफ बंगाल है, ठीक है। प्रजा भी उतनी खुश नहीं है, ठीक है। तो फाइनली मीर कासिम के हेल्प से वेंसी टाट मिल करके डिथ्रोन करता है मीर जाफर को, और ये डिपोज्ड ऑफ मीर जाफर का जो ईयर है वो 1760 में बनता है। अब 1760 के पार्ट है, ठीक है। और 1760 से लेकर के अगर हम बात करें कुछ 1763, अगर हम ये 1763 करते हैं, ये जो दौर है ये है मीर कासिम का, ये है मीर कासिम का, ठीक है। अब मीर कासिम को पता है कि भाई हम किससे सौदा कर रहे हैं, इंग्लिश से कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मीर कासिम क्या फ्री में मीर कासिम को इस गद्दी पे बैठाया? नहीं, मीर कासिम हैड टू पे। क्या क्या देना पड़ा मीर कासिम को? बर्दवान, मिदनापुर, चिट्टागोंग, बर्दवान, मिदनापुर, चिट्टागोंग, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि चूनम ट्रेड का हाफ शेयर, इसके अलावा चूनम ट्रेड जो सिलहट में हुआ करता था, इसका हाफ शेयर जो है जाएगा आपको इंग्लिश के पास जाएगा, ठीक है। प्लस 21 लाख रुपीस भी दिया गया बाय द मीर कासिम। 21 लाख रुपए भी इस वक्त दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के खाते में जारी है, ठीक है। चलिए, बल्कि ये 21 नहीं है, दैट इज 29 लाख रुपीस, जस्ट करेक्टेड, 29 लाख रुपीस। अच्छा, अब ये 29 लाख रुपीस दे रहा है, तो अब ये सब बंद करके मीर कासिम आ रहा है। लेकिन मीर कासिम थोड़ा सा था चालाक, अच्छा रूलर बोला जाता है इनको, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है बेसिकली? अच्छा, गद्दी में आने के लोग तो कुछ भी करते हैं, ये तो पूरे एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री सब में पता चलता है हमको, ठीक है। आने के बाद फिर प्रजा के लिए काम करते हैं कि नहीं, ये दूसरा पहलू होता है, ठीक है। चलिए, अब हम देखेंगे ये 3 साल का टेन्योर है मीर कासिम कर क्या रहा है, तो हम आपको मीर कासिम के बारे में हल्का सा यहां पे बताने की कोशिश करेंगे। मीर कासिम सबसे पहले आकर के मुर्शिदाबाद से कैपिटल शिफ्ट कर रहा है मुंगेर बिहार के एरिया में पड़ता है। क्यों कर रहा है? स्पेक्ट्रम ने इसके बारे में जवाब दिया है। सबसे पहली चीज जो है, सेफर डिस्टेंस फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद सब जो है समझिए वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी फैला हुआ है, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे रहेगा ना, तो सब चीज पे नजर रखेगा। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी को जो चूज करना पड़ता है ना, कि मतलब मीर कासिम को समझे चूज करना कि हमको इसको रखना है, उनको रखना है जो इंग्लिश से लॉयल्टी साबित नहीं करते हो, ठीक है, वो जो है इंग्लिश के वफादार नहीं हो, याद रखिएगा। फॉर चूजिंग ब्यूरोक्रेट्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन चॉइस, तो आप समझ लीजिएगा कि ब्यूरोक्रेट्स को चूज करना, यानी उस के ब्यूरोक्रेट समझिए वो जो अपॉइंट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए, उनको अपने हिसाब से चूज करना है। अगर मुर्शिदाबाद में रहते तो इंग्लिश अपने हिसाब से चूज करता, बोलता इसके साथ रहो, इसको काम करो, ठीक है। ये क्या करता है बंदा? पहला काम करता है कि मुर्शिदाबाद शिफ्ट
कर देता है कैपिटल कैलकाटा की तरफ। और क्या काम करता है, मुंगेर में और एक चीज है, वहां पे सॉल्ट पीटर मिलता है, वहां पे सॉल्ट पीटर मिलता है। अब ये सॉल्ट पीटर जो है ना, ये KNO3 है, जो कि गन पाउडर बनाने में वगैरह में काम आता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्टैब्लिश होता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्टैब्लिश्ड बाय मीर कासिम, कहां, मुंगेर में। क्यों, क्योंकि वहां पे गन्स एंड कैनॉन्स वगैरह बहुत आपको देखने को मिलेगा, गन्स एंड कैनॉन्स आपको बन सकता है वहां पे। ठीक है, इंग्लिश देख रहा है। प्लस इतना ही नहीं, मीर कासिम जो है मॉडर्न वॉर टेक्निक ट्रेनिंग दे रहा है आर्मी को। किस बेस पे, यूरोपियन बेस पे, यूरोपियन बेस पे। और इसके लिए अपॉइंट किसको कर रहा है, इसके लिए जो अपॉइंट कर रहा है वो कर रहा है समरू एंड मरकर। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे मीर कासिम और क्या कर रहा है। मीर कासिम ये बंदा सैक्स ऑल पीपल हु वेर लॉयल टू इंग्लिश, वो हर वो पीपल को सैक कर दे रहा है, किल कर दे रहा है, मार दे रहा है। ठीक है, जो इसके लॉयल है इंग्लिश के। इंग्लिश ये सारी चीजें बेसिकली देख रहा है। ठीक है, सारी चीजें देख रहा है। ठीक है, अच्छा, इसमें से हम देखेंगे जैसे ये सैक्स ऑल पीपल हु वर लॉयल टू इंग्लिश है ना, इसमें एक बंदा का नाम आता है राम नारायण, एक बंदा का राम नारायण आता है। राम नारायण बेसिकली मीर कासिम के ही साथ था, लेकिन इंग्लिश के भी लॉयल था। तो मीर कासिम उसको बार बार खबर भेजा कि तुम अब इंग्लिश को लॉयल मत रहो। ठीक है, तो राम नारायण बोला कि भाई तुम भी तो लॉयल इंग्लिश के थे, तभी तुम थ्रोन पे आए हो, तो हम क्यों नहीं रहे। ठीक है, तो ये चीज कुछ मीर कासिम इस वक्त एकदम फुल हार्श पॉलिसी लेके चल रहा था और राम नारायण को एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, अब ये सारी बातें ऑलरेडी चल रही है, प्लस इंग्लिश भी देख रहा है और मिसयूज ऑफ दस्तक कंटिन्यू है, जिसके वजह से मीर कासिम का ट्रेजरी भी खाली होते जा रहा है। ठीक है, और मीर कासिम डिटरमाइंड है कि अब हमको लड़ाई करनी है, इसलिए ये पूरे फौज यहां पे इस तरीके से तैयार कर रहा है। ठीक है, और लड़ाई होती भी है। अब कहां होती है, 1763 में 3 जगह लड़ाई होती है। अच्छा से पॉइंट आउट कीजिएगा, कौन सी जगह, उदय नाला, कटवा, गिरिया। क्या बोला मैं, उदय नाला, काटवा, गिरिया, सूटी, और भी 2-3 जगह नाम है स्पेक्ट्रम के अंदर, लेकिन ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब हो रहा है, 1763 में। अब 1763 में जब ये चीज हो रहा है ना, तो मीर कासिम हार जा रहा है। ठीक है, मीर कासिम हार जा रहा है बेसिकली यहां पे। ठीक है, अच्छा, अब मीर कासिम जो हार रहा है ना, तो यहां पे किसके साथ लड़ाई हो रही है, बेसिकली यहां पे लड़ाई हो रही है मेजर एडम्स के साथ, ठीक है। अब मीर कासिम यहां से भागता है। अब मीर कासिम, अब आप नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, मीर कासिम 1763 में ही जो है फ्लड टू अवध। अब अवध में कौन है, अवध में इस वक्त शुजाउद्दौला है, शुजाउद्दौला है। ठीक है, प्लस यहां पे शाह आलम II भी है। शाह आलम II कौन है, ये मुगल एम्परर है। ठीक है, और साथ में हमारे कौन है, मीर कासिम। यानी एक है नवाब ऑफ बंगाल, एक है नवाब ऑफ अवध, ये भी नवाब है, और एक है मुगल एम्परर, शहनशाह हिंदुस्तान। ठीक है, शाह आलम II। अब ये तीनों आपस में डिसाइड करता है कि चलो लड़ते हैं, और लड़ने के लिए अगेन लड़ने के लिए 1764 22 अक्टूबर 1764 को, मैं यहां पर टाइमिंग में लिखा हूं, आप समझिए, 22 अक्टूबर 1764 को जो है इन तीनों के साथ वर्सेस इंग्लिश लड़ाई होती है। और जो लड़ाई होती है, ये होती है मेजर मुनरो के साथ। मेजर
मुनरो के साथ लड़ाई होती है और ये बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जाना जाता है। ये बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जाना जाता है, यानी दिस पार्ट इज बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, मैं ये आपको क्विक रिवीजन करवा रहा हूं। अब बैटल ऑफ बक्सर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी, डिस्कस एंड इलैबोरेट। आप मीन्स में अभी आंसर इस तरीके से बना सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये है बैटल ऑफ बक्सर। अब बैटल ऑफ बक्सर में ये बंदा हार गया। ठीक है, ये बंदा हार गया। अब हो क्या रहा है बेसिकली कि सब के साथ एक ट्रीटी की जा रही है, सब के साथ। ठीक है, नवाब के साथ ट्रीटी हो रही है। अच्छा, एक और पॉइंट है, जब 1763 में ये भाग रहा है तो इस वक्त किसको बना रहा है नवाब? इस वक्त बना रहा है मीर जाफर को अगेन। मीर जाफर को अगेन, मीर जाफर को खत्म नहीं किया था, लेकिन मीर कासिम जब लड़ाई करने लगा तो मीर जाफर को रीइंस्टेट कर लिया। तो याद रखिएगा, यहां पे जो मैंने एक लिस्ट आपको दिया था कि मीर कासिम के बाद, हाँ, मीर कासिम के बाद जो मीर जाफर आता है, मीर जाफर आता है फिर से, तो ये 1763 से 65 इसका एक ये टेन्योर रहता है मीर जाफर का। यानी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बैटल ऑफ बक्सर हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल, मीर जाफर नवाब बंगाल था, याद रखिएगा। ठीक है, मैं अपने स्लाइड में ले चलता हूं आपको फिर से वापस। अब बैटल ऑफ बक्सर हो गया, नवाब इस वक्त कौन है बंगाल का? मीर जाफर डेथ कर जाता है, और अब जो नवाब है इस वक्त वो है नजमुद्दौला। अब वो जो नवाब है इस वक्त वो है नजमुद्दौला। अब नजमुद्दौला के साथ एक ट्रीटी करता है ये बंदा, और ये ट्रीटी लगभग सब्सिडियरी अलायंस की तरह है, सब्सिडियरी अलायंस की तरह है। और ये बात सोनाली बंसल के अंदर मेंशन किया गया है। ठीक है, कि ये सब्सिडी अलायंस, सब्सिडी अलायंस क्या है? नवाब नजमुद्दौला को बोलता है कि भैया तुम अपनी आर्मी डिसबैंड करो, हमारी आर्मी रहेगी, तुम हमारे प्रोडक्शन में रहोगे, और जो तुम्हारा इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो भी हम ही देखेंगे। बंगाल के केस में, इस केस की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, एक्चुअल में सब्सिडी अलायंस क्या होता है आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे। 1799 में वेलेस्ली जो लाता है ना, तो देखिएगा कि नवाब को अपनी आर्मी बंद डिसबैंड करने की बात करता है, अपनी आर्मी उसकी जगह रखता है। अब बोलता है कि हम आपके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन वो मेंटेनेंस जो आर्मी का आपको हमको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं डिटेल से बात करूंगा बाद में। तो कुछ इस तरीके से बोला जा रहा नवाब को कि डिसबैंड योर आर्मी, कि अब हम ही हैं, जो है हम हैं। ठीक है, अच्छा, तो एक तरफ नवाब है, एक तरफ शुजाउद्दौला अवध है। नवाब के साथ ये किया, अब अवध के साथ क्या कर रहा है बंदा? ठीक है, अवध के साथ ट्रीटी हो रहा है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये है फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। कब? 9 अगस्त 1765 को। 9 अगस्त 1765 को ये बोल रहा है कि भाई अवध ले लो, रीस्टोर अवध, रीस्टोर्ड अवध टू शुजाउद्दौला। ये बोल रहा है कि भैया अवध तुम ले लो, लेकिन उसके बदले में इन रिटर्न यू विल हैव टू गिव इलाहाबाद एंड कारा, इलाहाबाद एंड कारा। अच्छा, पैसा भी लेता है, याद रखिएगा, ऐसे ही फ्री में कुछ नहीं आता है, वो आपसे पैसे भी लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इलाहाबाद कारा जो लिया साथ में 50 लाख रुपया भी लिया एज वॉर इंडेमनिटी, एज वॉर इंडेमनिटी। अब ये ले लिया, एक ट्रीटी हो गया। दूसरी ट्रीटी, सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके साथ होगा? सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके साथ होगा? वो होगा शाह आलम II के साथ। सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब ये 12 अगस्त को हो रहा है 1765। अच्छा, मैं डेट के बारे में बता दूं, कुछ कुछ सोर्सेस में थोड़ा अलग डेट मिलेगा, लेकिन अगस्त आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये रेलेवेंट डेट है 9 अगस्त और 12 अगस्त। 3 दिन बाद ही शाह आलम II के साथ ट्रीटी करता है और बोलता है कि भैया तुम इलाहाबाद और कारा ले लो। क्या बोल रहा है? इलाहाबाद प्लस कारा तुम्हारा, यानी ये जो पार्ट है ना, ये इसको दे दिया, गिवन टू शाह आलम II।
अब इसके बदले में क्या चाहिए इसको? इसके बदले में चाहिए दीवानी राइट्स। इमेजिन कीजिए क्या पावर गेम है। दीवानी राइट्स क्या है? दीवानी राइट्स, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इंग्लिश के पास ये पावर होगा, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। क्या पावर है? राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। जो इंग्लिश ट्रेड करता था, टैक्स देता था, ठीक है, वो बंदा अब रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। और इसी सब ट्रीटी से 1765 में वापस से रॉबर्ट क्लाइव जो है फॉर्म में आता है, बेसिकली रॉबर्ट क्लाइव, और ये गवर्नर ऑफ बंगाल भी बनता है। ये गवर्नर ऑफ बंगाल रहता है इस वक्त, गवर्नर ऑफ बंगाल। तो हम कहते भी हैं कि भाई फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल जो है 1765 में है। और ये गवर्नर ऑफ बंगाल क्या करता है? ये गवर्नर ऑफ बंगाल एक पॉलिसी लाता है जिसको कहते हैं डुअल पॉलिसी, डुअल गवर्नमेंट। समझिएगा, ये क्या करता है? ये लाता है डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी। अब इस डुअल गवर्नमेंट में एक चलाता है दीवानी और एक चलाता है निजामत। अगेन दिस डुअल गवर्नमेंट किसका है? दिस इज रॉबर्ट क्लाइव का है। ये पॉलिसीज किसका है? ठीक है, तो 1765 में आप इमेजिन करें, 70 बैटल बक्सर में हरा किसको रहा है? बंगाल, अवध, लेटर मुगल्स। आप ये इमेजिन करें, आप ये इमेजिन करें, जो मैं इंडिया का मैप जो बनाया हूं, इस तरफ बनाया था, ये जो मैं मैप बनाया हूं, यानी इंग्लिश के पास ये पूरा एरिया है, अवध एरिया है, लेटर मुगल्स एरिया है। इमेजिन करें, मेन पार्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हो गया। ठीक है, मद्रास में ऑलरेडी नवाब ऑफ कर्नाटक वगैरह ये ऑलरेडी जीत चुका है, ये सब है। हैदराबाद के साथ सब्सिडरी अलायंस करता है, ये हम लोग स्टोरी आगे देखेंगे। मैसूर के साथ लड़ाई करता है, एंग्लो मैसूर वार होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहां पे के दीवानी राइट्स और निजामत ये मिलता है। ठीक है, ये मिलता है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं नॉर्मली इसका। अब ये होता क्या है? बेसिकली ये कंट्रोल में है इंग्लिश के। इंग्लिश इसके लिए डेप्यूटी दीवान अपॉइंट करता है, एक का नाम रहता है राजा सितब रॉय। राजा सितब रॉय जो बिहार में इसको अपॉइंट करता है कि भैया तुम रेवेन्यू कलेक्ट करो। और दूसरा रहता है रेजा खान, दूसरा रहता है रेजा खान, इसको बोलता है तुम बंगाल में कलेक्ट करो। अब ये कौन है? ये है डेप्यूटी डेप्यूटी दीवान और नवाब, डेप्यूटी दीवान और डेप्यूटी नवाब। ठीक है, आप समझिएगा, दीवानी राइट्स का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। तो पैसा कलेक्ट करेगा इंग्लिश, किससे करवा रहा है? इन लोगों से करवा रहा है। ठीक है, इन दोनों से करवा रहा है। और निजामत किसको दे रहा है? ये दे रहा है नवाब को। निजामत क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन। ये बंदा कह रहा है रॉबर्ट क्लाइव कि आप एडमिनिस्ट्रेशन चलाइए, आप एडमिनिस्ट्रेशन चलाइए, पैसा हम कलेक्ट करेंगे। अब हो गया प्रॉब्लम, जो नवाब 1765 से पहले तक खुद रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा था, अब इनके हाथ से ये पावर जा चुका है। अब रेवेन्यू कलेक्ट करता है क्यों? प्रॉफिट के लिए। अब नवाब को पता है कि भाई हमको तो प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं, हमको जब प्रॉफिट मिलेगा नहीं तो फिर हम क्यों ही काम करें। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये डुअल गवर्नमेंट जो है ना, ये कंप्लीटली फेलियर कहलाया है, कंप्लीटली फेलियर कहलाया है। और इसी के बाद जो आता है ना, वो वॉरेन हेस्टिंग्स फिर आता है। और वॉरेन हेस्टिंग्स के पास जब आता है तो बहुत चैलेंजेस रहता है। वो चैलेंजेस क्या रहता है इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे समझिए रॉबर्ट क्लाइव को जो दीवानी राइट से राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, और ये पूरा का पूरा हम देखेंगे इसमें ये लोग अनअकाउंटेबल रहता है। मतलब ये डुअल गवर्नमेंट का प्रॉब्लम क्या होता है? डुअल गवर्नमेंट का प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ऑफ डुअल गवर्नमेंट, irresponsible, no accountability, both English and Nawab ignore
द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ह्यूज करप्शन, ये लोग बस अपनी थैली भरने वाले थे। तो इंडिया की हालत हो गई पूरी तरीके से खराब। ठीक है, अब 1765 के बाद से हम आगे कहानी बढ़ाएंगे कि फेमाइन भी आ जाता है, बड़ा फेमाइन भी आता है। फेमाइन का क्या रीजन है वो सब बात करेंगे हम लोग। ठीक है, और मेरे ख्याल से आज जो है इस लेक्चर को हम बैटल ऑफ बक्सर तक ही कंक्लूड करना चाहेंगे। पार्ट 1 है, सीजन 1 का पार्ट 1 है ये। ठीक है, अगेन क्विक रिवीजन, 4 से 5 वीडियो लेक्चर में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, आप देखते रहिए एक एक चीज को। अब मैं डिटेल्स में ही पढ़ाने की कोशिश किया हूं और एक एक पॉइंट को क्या है, ये क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये चीज देख लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा अगेन दीवानी, ये डुअल गवर्नमेंट से स्टार्ट करूंगा। वॉरेन हास्टिंग कॉर्नवालिस जाते हुए मैं उसको 1857 तक जाकर के कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। तो ये 2 पार्ट में हम लोग जो है ये 1857 तक का हम लोग देख सकते हैं और देख लेंगे भी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज आज जो हम लोग बेसिकली हम यूं कहें कि 1764 बैटल ऑफ बक्सर तक आज हम इसको स्टॉप करते हैं। तो आई होप ये पूरी स्टोरी आपको समझ में आई होगी। स्टोरी ऐसे ही याद कर लीजिएगा तो आधा आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी राइज ऑफ द ऑटोनोमस स्टेट में देख लीजिए कि भाई कौन कौन है। बंगाल है, अवध शुजाउद्दौला है, हैदराबाद में आपको असफ जाह है, मैसूर में आपको जो है टीपू सुल्तान हैदर अली वगैरह मिलता है। बेसिकली मराठा में शिवाजी वाला मामला है। ठीक है, तो आप जो है इसको देखेंगे ऑलरेडी। ये मुगल्स का पार्ट है, बट वी आर डीलिंग विद द मॉडर्न हिस्ट्री। अब मॉडर्न हिस्ट्री एक्चुअली में स्टार्ट कहां से हो रहा है, बहुत सारे हिस्टोरियंस के अंदर ये डिस्प्यूट है। स्पेक्ट्रम के अंदर आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब भी बोला गया है। अच्छा, इसी वक्त में 1761 में बीच में ना थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी होता है। ठीक है, 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी होता है। ठीक है, अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके साथ होता है, क्यों होता है, हल्का सा डिस्क्रिप्शन आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। ठीक है, मैं नेक्स्ट में जो है इसको हल्का इलेबोरेट करूंगा और हमारी गाड़ी को एटलीस्ट 1857 तक ले जाने की मैं कोशिश करूंगा पूरा। ठीक है, ये क्विक रिवीजन सीरीज चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का। अपार्ट फ्रॉम जो क्वेश्चन आंसर जो सेशन करने की कोशिश कर रहा हूं वो एक चल रहा है और ये चल रहा है। आप जो है देखते रहिए और एग्जाम के लिए तैयारी करते रहिए। मेरे ख्याल से ये वीडियो इनफ है कि इतने ईयर्स को हम कवर कर चुके हैं नॉर्मली। ठीक है, तब तक आप बने रहिए। बाकी हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं डिटेल्स में क्लासेस जो है आपको एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का क्लासेस है, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का है, सेकंड कर्नाटिक वॉर का है, थर्ड कर्नाटिक वॉर का है, प्लस लेटर मुगल्स भी जो है ना, लेटर मुगल्स एंड एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एक अलग से भी एक वीडियो है जहां पे लेटर मुगल्स को हमने पूरा डिटेल्स में बात कर रखा है वहां पे। अगेन विथ रिस्पेक्ट टू द मॉडर्न हिस्ट्री, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू द मुगल पीरियड, इस हिसाब से हमने बात कर रखा है। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।